द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे हम लोग आपके लिए गणित का प्रैक्टिस सेट लाते हैं। और ये जो गणित का प्रैक्टिस सेट है ये आपकी आगामी सुपर टेट और यूपी टेट दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुपर टेट के पेपर में गणित के 20 प्रश्न आते हैं और यूपी टेट के पेपर में जो प्राथमिक स्तर का यूपी टेट का पेपर होता है उसमें गणित के आपके 30 प्रश्न आते हैं। आपको अगर सुपर टेट की परीक्षा पास करनी है यानी कि अगर आपको सरकारी अध्यापक बनना है तो कम से कम गणित में आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें से हमारा पहला उद्देश्य है कि भैया गणित में हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया समझना है। गणित रटने का विषय नहीं होता है, गणित धीरे धीरे सीखने और समझने का विषय होता है। अगले 3 से 4 महीने तक जब तक आपका यूपी टेट अथवा सुपर टेट की पेपर नहीं होता है तब तक अगर साथ में आप हमारे बने रहते हैं तो यकीन मानिए आप गणित के कितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं आपको गणित में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आपको धीरे धीरे 20 में से कम 15, 16, 17 नंबर आपके आने लगेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि आपको सुपर टेट के पेपर में गणित में भैया कम से कम आपको 15 नंबर लाना है। अगर यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो गिरी से गिरी हालत में 25 नंबर तो लाना ही है। यूपी टेट में होता क्या है कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसलिए सभी लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। गणित में कम नंबर हैं, ज़्यादा नंबर है, इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सुपर टेट में भैया आपकी मेरिट बनती है। सुपर टेट का पेपर तो बहुत लोग पास कर लेते हैं लेकिन मेरिट बनती है तो मेरिट में नाम आना आवश्यक है। इसलिए सुपर टेट के जो 20 नंबर की गणित आती है उसमें आपके 15 नंबर कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो गणित के प्रश्न होते हैं यही आपको मेरिट में सेलेक्ट कराते हैं। गणित का बहुत बड़ा रोल है मेरिट में नाम लाने के लिए, इस चीज को आप समझिए। अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप बहाने मत बनाइए कि मेरी गणित कमजोर है, मुझे नहीं आता है, मैंने बचपन से नहीं पढ़ा है, मैंने हाई स्कूल में गणित नहीं पढ़ा है। ये सब बहाने हैं, बहाने आपके नहीं चलेंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको गणित सीखना ही पड़ेगा और इसके लिए आप अगले 3 से 4 महीने तक हमारे साथ बने रहिए। तीसरा हमारा काम ये होता है कि गणित के जो भी प्रश्न हैं उसमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढिए, कुछ ऐसी ट्रिक सीखिए कि आप कुछ प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व कर सकें। ठीक है, 4, 5, 6 प्रश्न आपके पास ऐसे होने चाहिए जो पेपर में आते हैं, उनको आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें। आप प्रश्न पढ़िए, उसका विकल्प पढ़िए और फिर तुरंत जो भी विकल्प आपको सही लगे उस पर टिक लगा दीजिए। ये आपको टेक्निक आनी ही चाहिए। तो ये 3 हमारे उद्देश्य हैं गणित पढ़ने के। तो चलिए ये आपको हम लोग बताते ही हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में बताते हैं, जिससे हम लोग उद्देश्य को अपने ना भटकें, क्योंकि हमें कुछ गणित को नए तरीके से बिल्कुल कुछ डिफरेंट अंदाज में पढ़ना है। ठीक ना भैया? तो चलिए लेक्चर बहुत हो गया, अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 10 प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ये जो क्रम दिया गया है 51 नंबर, इस क्रम को मत देखिए, ये किसी बुक से लिया गया है तो वहाँ पर ये क्रम दिया गया है। ये जो बुक है ये अरविंद पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन बुक से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो प्रश्न से मतलब है। ये समीकरण आप देख चुके होंगे। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सवाल को। पहला पार्ट ये बनेगा और दूसरा पार्ट ये बनेगा, क्योंकि हमें पता है जो भाग वाला चिन्ह होता है उसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पार्ट में आपका सवाल डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी 1148 में 1148 में आपको 28 का भाग देना है और इसको भी ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1408 में किसका भाग देना है? 32 का भाग देना है। तो जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। तो किससे कैंसिल आउट करें भैया? इसको 7 से कर देते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 और 7 एकम 7, 4 बचेगा, हो जाएगा 44, 7 छक 42, 2 बचेगा, 7 चौके 28। देन इसको 4 से फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो इधर तो आ जाएगा 41। इधर आप किससे कैंसिल करेंगे? ये 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 चौक कितना होता है भैया? 32। इसको 8 से कैंसिल आउट करते हैं तो 8 एकम 8 बचेगा कितना भैया? 6, हो जाएगा 60, 8 सते 56, 4 बचेगा 48 हो जाएगा और 8 छक 48। इसको 4 से फिर कैंसिल आउट करते हैं तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 चौके 16, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 41 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो आपका जो सवाल बचा वो क्या हो गया? इस पूरी फंक्शन के जहां पर आप 41 लिख सकते हैं
और गुणा क्या कर दीजिए, इस दूसरे वाले पद को आपने सॉल्व किया, कितना आ रहा है 44 आ रहा है। अब इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें। 44 का सीधे सीधे 41 में गुणा मत करिए, इसको गुणा कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आसान बनाना है तो क्या करिए, 41 को 40 + 1 लिख दीजिए, ठीक है। देन आप इसमें 44 का गुणा करिए तो क्या होगा, 44 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा 44 में पढ़ सकते हैं। 4 चौके 16, हासिल आएगा 1, 4 चौके 16, 1 17 और ये वाला पीछे वाला 0 और फिर 44 का 1 में गुणा करेंगे तो 44 एकम हो जाएगा 44। इसको तुरंत आप जोड़ सकते हैं तो यहाँ 4 बचेगा, 6 4 हो जाएगा 10, हासिल आएगा 1 7 1 8 और फिर 1 1804 कहाँ पर है, 1804 आपका विकल्प सी में है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये आसान प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। गुणा भाग करना था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न था। इसमें आपको कोई भी ट्रिक लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको गुणा भाग ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न को पढ़ते समय अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा गलत। इसमें हम लोग कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योगफल 1 सही 1/14 हो जाए। तो हमारा भिन्न कितना दिया है, भिन्न आपका ये दिया गया है 4/7। इसमें कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, यानी कि जोड़ना क्या है, पहले तो आपका 4 लिखा है 7, 4/7 में जोड़ना क्या है, 4/7 का ही भाग जोड़ना है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम मान लेते हैं 4/7 का xवां भाग जोड़ते हैं, xवां भाग हम लोग जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ रहे हैं, 4/7 में ही जोड़ते हैं। तो ऐसे जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 1 सही 1/14 मिल जाते हैं। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो 4/7 आपकी भिन्न है, इसमें जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है 4/7 का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ गुणा का निशान लगा देते हैं, xवां भाग यानी कि इसको x ही लिख देते हैं, xवां भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4/7 जो भिन्न है उसी में उस भिन्न का अगर xवां भाग जोड़ें तो कितना हम मिल जाता है, 1 सही 1/14 यानी 14 एकम 14, 14 1 15, 15/14 मिल जाता है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 4/7 को उठा के उधर ले जाओ तो ये हो गया 4/7, यहाँ बचा x, यहाँ बचा है 15 बटे नीचे है 14 और ये 4/7 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस के 4/7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 आप एलसीएम लेंगे, 7 नहीं सॉरी 14 एलसीएम आएगा, 7 कहाँ से आ जाएगा, 14 आएगा, 14 आपका एलसीएम होगा तो यहाँ 15 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 चौके हो जाएगा 8, इधर कितना बचा है 4 बचा है 7, तो यहाँ आपका x है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट किससे, अच्छा पहले एक लाइन और लिख देते हैं उसके बाद कैंसिल करते हैं। यहाँ x बचा है, 15 में से आपका जो 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 7 बचेगा और नीचे हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 7 दूनी 14 और 4 का त्रियक गुणा होके इस 2 के बगल में पहुंच जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, x बराबर ऊपर 7 रहेगा और नीचे हो जाएगा 8। तो 7/8वां भाग यानी कि आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, आसान प्रश्न है, तो आज सिंपल प्रश्न है, कोई इसमें ज़्यादा ट्रिक या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा समीकरण बनाया और उस समीकरण को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 27 लड़के किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 18 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। कितना आसान प्रश्न है, इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगता है, उसको आप सब लोग जानते ही होंगे। M1D1/W1 बराबर होता है M2 और D2/W2। W1 W2 क्या होता है, कार्य होता है। M जितने लोग काम करते हैं उसको हम लोग M फॉर मैन होता है, लेकिन जितने लोग काम करते हैं उसको हम लोग M कहते हैं। D फॉर जितने दिनों में काम होता है। तो पहली कंडीशन में 27 लड़के हैं, 16 दिन में काम करते हैं, तो M की वैल्यू हो जाएगी 27। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 16 दिन में काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा ना साफ साफ किसी कार्य को, तो कार्य की संख्या हमने 1 मान लिया है और आखिरी में लिखा है उसी कार्य को, यानी जितना काम पहले था उतना काम बाद में ही है। तो यानी कि W1 और W2 की वैल्यू हमारा 1 रहेगा, ठीक है। अगली कंडीशन में कितने लड़के हैं भैया, 16 लड़के हैं, यानी M2 की वैल्यू 16 हो जाएगी। कितने दिन में करेंगे, दिन हमें निकालना है, तो D2 की वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। क्योंकि
पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में काम बराबर है, तो पहली कंडीशन में कार्य को हमने 1 माना है, तो दूसरी कंडीशन में भी कार्य हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में कार्य हमारा बराबर है, साफ साफ लिखा है किसी कार्य को फिर उसी कार्य को, यानी दोनों कंडीशन में कार्य हमारा बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, 9 दूनी कितना होता है भैया, 18 होता है, 9 यहाँ पर 27 होता है, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 8 16 होता है, तो x बराबर 8 का 3 में गुणा कर देंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ 8 और गुणा करेंगे तो 8 3 हो जाएगा 24। कहाँ पर है, विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और हाँ भैया, एक काम आप लोग करिएगा प्लीज़, आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो आपके मित्र हों, भाई बंधु हों या और भी पढ़ने वाले हों, सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी करने वाले हों, उनमें ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें और हम लोग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपका ही यूट्यूब चैनल है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 54 नंबर के प्रश्न पर। रोहन ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किया। तो भैया ये 1200 रुपये में खरीद रहा है, 200 रुपये में इसकी मरम्मत कर रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो 12 और 2 1400 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया। खरीदने का जो खर्चा आता है वो भी आपके क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो 1400 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। बेचा उसने कितने में है, 1680, तो 1680 रुपये में उसने बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, घटा दो, प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने घटा दिया, हमारा प्रॉफिट निकल आया 280 रुपया, हमारा लाभ निकल आया। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत निकालने का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो लाभ होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, नीचे क्या होता है भैया, नीचे आपका क्रय मूल्य होता है। गलती मत करिएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य होता है और गुणे आप 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो लाभ कितना है, 280 है। क्रय मूल्य कितना है भैया, 1200। ये 1200 क्रय मूल्य मत लिखिएगा, अभी अभी आपको समझाया है कि जो खर्चा होता है वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो क्रय मूल्य आपका 1200 और 200 1400 रुपया रहेगा। ठीक है, गलती यहाँ पर प्रश्न में यही होगी कि जो प्रश्न विद्यार्थी सॉल्व करेंगे, अगर डिटेल में उन्होंने लाभ हानि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर वो 1200 रुपया क्रय मूल्य लिखेंगे, तो वहीं आप पर ये प्रश्न हो जाएगा गलत। क्रय मूल्य 1400 होगा, क्योंकि खर्च भी क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक सूचना दे दें कि बहुत ही जल्द अगले हफ्ते से हम लोग प्रत्येक जो आपके चैप्टर हैं गणित में उसकी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, यानी कि आपको शाम को 7 बजे ये प्रैक्टिस सेट मिलता है और दोपहर में 1 बजे चैप्टर वाइज सब प्रत्येक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपके लाभ हानि जितने भी चैप्टर हैं, संख्या पद्धति, आपके कार्य समय, जो भी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि गणित की आपको 2 वीडियो मिलेगी, एक दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे आप तैयार रहिए प्रैक्टिस सेट के लिए और दोपहर में 1 बजे तैयार रहिएगा अगले हफ्ते से डिटेल में मैथ को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 14 हो जाएगा 28, तो हो जाएगा कितना भैया, 20% आपका आंसर है। कहाँ पर है, विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये जो आप औसत का यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, ये मौखिक प्रश्न है, जो अभी अभी हमने बताया है कि यहाँ पर आपको ये लेक्चर देते समय, स्टार्ट करते समय आपको बताया है कि कुछ प्रश्न आपको मौखिक भैया करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न आपको मौखिक मिल गया है, ये वाला प्रश्न आपको मौखिक मिल गया है, इसको आपको मौखिक ही लगाना है। लेकिन चूंकि अभी औसत हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए आप इसको मौखिक नहीं लगा सकते हैं। तो हम इसका 2 तरीका बताते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बाद में इस प्रश्न को कैसे मौखिक लगा सकते हैं उसको भी बताएंगे। तो पहले सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न को पढ़ते जाइए। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो अगर 20 संख्याओं का योग निकालना है, 20 संख्याओं का औसत अगर 15 है, तो 20 संख्याओं का अगर योग निकालना है, तो ये संख्याएं लिखी हैं 20 और औसत लिखा है 15, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। तो ये 20 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याएं और औसत दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है कितना, 12, तो 5 संख्याओं
का योग अगर आपसे पूछा जाए भैया 5 संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याएं कितनी है 5, औसत कितना है 12, गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 60। तो 20 संख्याओं का योग 300, 5 संख्याओं का योग 60, तो बाकी की बची 15, तो 15 संख्याओं का योग, 15 संख्याओं का योग कितना होगा 300 में से, इस 300 में से 60 हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब आपको निकालना है औसत, तो औसत निकालने का कहाँ पर लिखें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। औसत निकालने का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। फार्मूला क्या होता है, योग, फार्मूला होता है भैया औसत निकालने का योग बटे कुल संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं वो संख्याएं, ठीक है। तो योग कितना है, ये अभी 15 संख्याओं का योग कितना है 240 है, और संख्याएं कितनी है 15 है, इसका भाग कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 एकम 15 और 15 छक्के 90, 16 कहाँ पर है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया, जिस प्रश्न से हमने थोड़ा बहुत लिखा और अपना आंसर निकाल लिया। तो ये आंसर तो आपका आ चुका है, लेकिन अगर आप इस प्रिंट को मौखिक करना चाहें तो कैसे करेंगे। चलिए, जब औसत का चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में बताया जाएगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे मौखिक में लगाना है। लेकिन चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है समझ में आ जाए। देखिए जो यहाँ 20 संख्या है, इसका औसत कितना है, इसका औसत 15 है, तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। औसत जितना है वो ऊपर लिखते हैं, तो निशान लगा के समझने के लिए कि ऊपर वाली संख्या औसत है और नीचे वाली संख्याएं टोटल संख्याएं हैं, गोले में जो दिया गया है। और 5 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि 5 संख्याएं हैं, इसका औसत कितना है भैया 12 है, तो निशान लगा के हमने इस तरह 12 लिख दिया। ये हमने समझने के लिए लिखा है। अब जरा ध्यान से समझिए जो हम बोलने जा रहे हैं, और बाकी और यहाँ पर बाकी की बचा है 15 संख्याएं। 15 संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। अब जो हम समझाने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उतना ही बराबर बराबर रुपया है। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पहले हमारे पास 20 आदमी थे, सबके पास 15-15 रुपया था, ठीक है। बाद में 5 आदमी उसमें से चले गए और सब लोग अपने साथ 12-12 रुपया लेके चले गए। फिर से समझिए जो बता रहे हैं, औसत का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति के पास उतना ही रुपया है। यही औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास बराबर 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 रुपया है। तो पहली कंडीशन में 20 व्यक्ति थे और उनका औसत 15 था, तो अगर हम 20 को संख्याओं को व्यक्ति मान लें और 15 को रुपया मान लें, तो 20 आदमियों के पास सबके पास 15-15-15-15 रुपया था, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति चले गए और उन कितना रुपया लेके गए, प्रत्येक व्यक्ति 12-12 रुपया लेके गए। तो चूंकि यहाँ 5 व्यक्तियों का औसत 12 दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि हम अपने मन में कल्पना करें कि 5 व्यक्ति इस 20 वाले ग्रुप में से निकल गए और सभी लोग 12-12 रुपया लेके गए हैं। अब ध्यान समझिएगा, पहले सबके पास कितना था 15 रुपया था, लेकिन जो 5 लोग गए हैं वो 12-12 रुपया लेके गए हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 3 रुपया इस वाले ग्रुप में छोड़ कर गया, इस वाले ग्रुप में छोड़ के गया है। और कितने लोग 3 रुपया छोड़ गए हैं, 5 लोग छोड़ के गए हैं। तो कुल कितना रुपया छोड़ के गए हैं, 15 रुपया छोड़ के गए हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया। हम क्या कह रहे हैं फिर से समझिए। पहली कंडीशन में 20 आदमी थे, उनमें से सबके पास 15-15 रुपया था। ये जो 20 आदमियों का ग्रुप है, इनमें से 5 आदमी चले गए कहीं पर और अपने साथ 12-12 रुपया लेके गए, यानी कि उनके पास 15 रुपया था, 12 रुपया लेके गए, यानी 3 रुपया छोड़ के गए हैं। और कितने लोग, 5 लोग 3-3 रुपया छोड़ के गए, यानी 15 रुपया छोड़ के गए। कहाँ पर छोड़ गए, इसी ग्रुप में। इस ग्रुप में आप कितने बचे हैं, 15 लोग बचे हैं। तो जो ये पहले वाला ग्रुप था और जो इसमें 15 लोग हैं, इसमें 15 औसत तो है ही है, सबके पास 15 रुपया तो है ही है, लेकिन 15 रुपया और आ गया। तो ये जो 15 रुपया है कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखते हैं। ये जो 15 रुपया है, अब बचे कितने लोग हैं, 15 लोग बचे हैं। तो 15 रुपया इन 15 लोगों में बटेगा तो सबको कितना रुपया मिलेगा, सबको 1 रुपया और मिलेगा। तो सबके पास 15 रुपया पहले से था, 1 रुपया और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा भैया, 16 रुपया हो जाएगा। और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। कहानी समझ में आई कि जो यहाँ पर 15 आदमी बचे हैं, सबके पास 15-15 रुपया है, लेकिन इस ग्रुप में
15 रुपया और आ गया है। तो 15 रुपया सब में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 15 आदमी बचे हैं, 15 आदमी 15 रुपया बटेगा तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा। यानी सबके पास 15 रुपया पहले से था, 1-1 रुपया और मिल गया तो कितना हो गया? 16 रुपया सबका हो गया और आपका पहला वाला आंसर विकल्प हो गया बिल्कुल सही। तो ये 2 तरीके हमने सिखाए हैं। आप गुणा करके भी कर सकते हैं अथवा इस मौखिक तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हैं। और ये मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया है तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब आपको औसत चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ये सारी जो मेथड हैं वो आपको फिर से बता दिए जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबी चौड़ी कहानी हो गई। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, तो चलो लिख लेते हैं भैया यहाँ पर परिधि, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, और व्यास। परिधि और व्यास का अनुपात 22 और अनुपात 7 आपका दिया गया है। परिधि कितना है आपका प्रश्न में दिया गया है? 1 सही 4/7 यानी 7 एकम 7 और 7 4 11। तो परिधि की जो वैल्यू है, परिधि की वैल्यू है वो 11/7 मीटर आपको पहले से दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले व्यास निकाल लो, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बाहुबली मेथड लगाएंगे। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उस बाहुबली मेथड में होता क्या है कि जो आपको वैल्यू दी गई है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू दी गई है, कितना है? 7 एकम 7 7 4 11, 11 बटे आपका कितना 7 मीटर, ये आपको वैल्यू दी गई है। इसका जो अनुपात है वो आप नीचे लिख दीजिए। तो ये क्या है? परिधि, और परिधि का अनुपात कितना है? 22। इसको आप नीचे लिख दीजिए। जो निकालना है उसका गुणा कर दीजिए। तो अभी हम व्यास निकाल रहे हैं। ठीक है, तो निकालना क्या है? व्यास, और व्यास का अनुपात कितना है? 7। इसका गुणा कर दीजिए तो आपको व्यास निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये व्यास निकाल रहे हैं हम लोग। व्यास का आधा कर देंगे तो बाद में त्रिज्या आ जाएगी। बाहुबली मेथड समझ में आया? जो वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखिए, उसका जो अनुपात है उसको नीचे लिखिए, जो निकालना हो उस अनुपात का गुणा कर दीजिए। निकालना था व्यास, व्यास का अनुपात है 7, 7 गुणा कर देते हैं तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर ये आपका आएगा व्यास। एक मिनट का समझ लीजिए। गले में खराश बहुत रहती है। तो 1/2 आपका मीटर ये है, आया है व्यास। तो आपकी भैया त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 1/2 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/4 मीटर। लेकिन हमारा तो आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो 1/4 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। अब इसमें 100 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहाँ पर है? आपका पहला वाला जो विकल्प लिखा गया है, ये पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1, 2, 4 है। घनाभ का आयतन दिया गया है तो घनाभ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी ये आपको निकालना है। देखो मौखिक अगर इस प्रश्न को करना चाहें तो घनाभ की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका अनुपात कितना है? 4। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमेशा जब भी आपको प्रश्न मिले तो उसको तुरंत आंसर निकालने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि प्रश्न में क्या लिखा है। घनाभ की सबसे बड़ी भुजा का जो अनुपात है वो है 4। तो यानी कि हमारा वही आंसर होगा, वही विकल्प हमारा सही होगा जो हमारा 4 का गुणा होता हो, जिसमें 4 का गुणा होता हो। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं जो जिससे जो है 4 से जो संख्या पूरी कट जाए। ठीक है, तो अनुपात 4 है सबसे बड़ी भुजा का, यानी कि वही हमारा आंसर होगा विकल्प जो 4 के पहाड़े में आता है। तो 30 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं, इसलिए ये हमारा कभी आंसर हो नहीं सकता है। सी वाला 90 ये भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 4 से ये नहीं कटता है, इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। ये भी विकल्प हमारा सही नहीं होगा। लेकिन बी जो कि 60 है और डी जो कि 120 है, इन दोनों में से आपका कोई ना कोई विकल्प सही रहेगा। सॉरी, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमारे समझाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपको अनुपात का सवाल यहाँ पर मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर 50 लिखा होता, 50 सेंटीमीटर लिखा होता, तो ये विकल्प बी वाला भी कट जाता और आपका डी विकल्प बिल्कुल सही रहता। तो कभी कभी प्रश्न में बिना कुछ सॉल्व किए ही आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पर
बी में कुछ ऐसा विकल्प दिया होता, लेकिन यहाँ पर दो विकल्प हमारे 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए हमें कुल मिला के इसको प्रश्न को सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। घनाभ की भुजाएं, इनमें x से गुणा कर देते हैं, तो पहली भुजा हो जाएगी x, दूसरी भुजा हो जाएगी 2x, तीसरी भुजा हो जाएगी 4x। ठीक है, हमें क्या निकालना, आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, इनका भुजाओं का गुणा, भुजाओं का गुणा करते हैं तो आपका घनाभ का आयतन निकल आता है। तो ये हमने भुजाएं मानी और फिर उसका हमने आपस में गुणा कर दिया तो हमारा आयतन निकल आएगा, और आयतन की वैल्यू कितनी दिया है 216, और ये आपका 000। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा x की घात 3 और 216, और ये फिर आपका 000। इसे 8 से कैंसिल आउट करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 नहीं, 8 दूनी 16 होगा, क्या लिख देते हैं हम जल्दीबाजी में, 8 दूनी 16 और 5 बचेगा, 8 सत्ते हो जाएगा 56, तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 27, और फिर आपके ये 3 0, ये इसका x का जब घनमूल लेंगे तो 27 का घनमूल कितना आएगा 3 आएगा, ये 3 0 है यानी 1000 है, 1000 का घनमूल 10 आएगा यानी कि 1 0 आएगा, तो 3 0 का घनमूल 1 0 और 27 का घनमूल 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई। हमें सबसे बड़ी भुजा निकालनी थी, सबसे बड़ी भुजा कितना है 4x है, हमने माना है, तो 4 गुणे x की वैल्यू है 30, इसका वैल्यू रख देंगे तो आपका कितना सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से प्रश्नों में आपने दो चीज समझा है कि अगर हम विकल्प के माध्यम से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो विकल्प आपके 4 से कैंसिल हो रहे थे, इसलिए हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रहती तो यहाँ पर बी में भी ऐसी कोई वैल्यू दी गई होती जो 4 से ना कटती, तो इस प्रश्न को हम लोग मौखिक भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। किसी धन को साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ब्याज की दर 3% अधिक हो तो प्राप्त धन कितना होता है, 300 रुपये अधिक होता है, धन की राशि ज्ञात करिए। चलिए इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा लगाने की कोशिश करिए, कैसे लगाएंगे, और दिमाग लगाइए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। साधारण ब्याज का प्रश्न है, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर हम कहें कि इस प्रश्न को मात्र आपको 2 से 3 लाइनों में आंसर देना है तो कैसे देंगे। देखिए भैया, प्रश्न में फार्मूला लगा के आंसर तो आप निकाल लेंगे, तो फार्मूला लगा के आंसर निकाल लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर बिना फार्मूले के आपको बताने की कोशिश करते हैं। देख भैया, आपको निकालना है धन यानी कि मूलधन। मूलधन कितना होता है यहाँ समझने की कोशिश करिए। मूलधन जो होता है वो आपका हमेशा 100% होता है। मूलधन कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका 100% होता है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपका 2 वर्ष दिया गया है, यहाँ पर समय कितना दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष में अगर 3% ब्याज अधिक कर दें तो रुपया कितना अधिक मिलता है, 300 रुपया अधिक मिलता है। तो अगर 2 वर्ष में 300 रुपया अधिक, देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि जितना ब्याज पहली साल मिलता है उतना ही ब्याज दूसरी साल भी मिलता है, यानी कि ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो अगर 2 वर्ष में 300 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 150 रुपया होगा। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, अधिक ब्याज होगा, वो 150 रुपया होगा। और कितने प्रतिशत की दर से, 3% की दर से। तो 3% की वैल्यू 1 वर्ष के लिए 150 रुपया है। ये बात आपको समझ में आई? यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3% की वैल्यू 300 रुपया नहीं है, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो 1 वर्ष में 150 रुपया मिलेगा, यानी 300 का आधा। जब 2 वर्ष में 300 तो 1 वर्ष में उसका आधा 150 रुपया मिलेगा। तो 3% की दर से 150 रुपया पहले वर्ष ज़्यादा मिलता है और 3% की दर से 150 रुपया दूसरे वर्ष ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार 2 वर्ष में 300 रुपया ज़्यादा मिलता है। और हमें निकालना है धन यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। तो 3% की वैल्यू 150 रुपया आ गया है। 100% की वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। वही बाहुबली वाला मेथड लगाते हैं कि जब आपको पता है 150 रुपया आपको पता है। बाहुबली मेथड में क्या होता है, जो 150 रुपया जो रुपया दिया गया है उसे आप ऊपर लिख दीजिए, यानी कि जो वैल्यू आपको पता है उसे ऊपर लिख दीजिए। इसकी प्रतिशत वैल्यू जो है उसे आप नीचे लिख दीजिए। तो 150 रुपया 3% के बराबर है, तो उसकी प्रतिशत वैल्यू है 3, तो उसको हमने नीचे लिख दिया। गुणा क्या करना है, जो हमें निकालना है, निकालना क्या है 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसका गुणा कर दीजिए। आपका सीधा सीधा मूलधन आ जाएगा। जिसका गुणा करते हैं वही निकल के आता है। तो मूलधन निकालना था, मूलधन 100% का गुणा कर दीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कर गया और 3 बचे हो गया 15, और कितना जीरो है 1 2 3, 5000 रुपया आपका आंसर है। कहाँ पर भैया,
कहाँ पर है, विकल्प बी में है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए ये प्रश्न देखने से आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 लाइन में सॉल्व किया है और इसी तरीके से आपको परीक्षा कक्ष में भी जाकर प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये नए नए तरीके सीखने हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के। जब हम लोग डिटेल में गणित पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट साथ साथ लगाते चलिए, जब तक पेपर नहीं हो रहा है, बहुत समय है आपके पास, लगाते रहिए। गणित में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसमें आप फार्मूला समझ लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि जब आपका समय 2 वर्ष दिया गया हो, जब आपका समय 2 वर्ष दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज पहले लिखा गया है, लेकिन पहले चक्रवृद्धि ब्याज आना चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिलेगा, साधारण ब्याज कम मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और जो साधारण ब्याज होता है, उसका जो अंतर होता है, उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, PR/100, और फिर इसका क्या होता है भैया, फिर इसका होता है वर्ग। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमें पुट करना है। कभी कभी फार्मूले भी सीख लेना चाहिए कि जब समय आपका 2 वर्ष दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो रुपए का अंतर होता है उसका ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला आप लगाइए। गले में बहुत तगड़ी खराश है। तो अंतर कितना रुपया दिया है भैया, प्रश्न में जो अंतर दिया गया है वो 122 रुपया दिया गया है। तो अंतर की जगह पे 122 रुपया होता है। P फॉर होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और मूलधन ही आपको निकालना, वह धन यानी मूलधन। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, यही आपको निकालना ही है। गुणे R की वैल्यू कितनी दी है प्रश्न में, 5% दिया गया है, और नीचे आपका 100 है, और इसका क्या करना भैया, स्क्वायर करना है। तो 5 से ये 100 कटेगा कितनी बार भैया, 5 में 10 20 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा 122 बराबर P गुणे इसका वर्ग भी है, ठीक है। तो 1/20 नीचे बचा है लेकिन वर्ग है, यही संख्या आपकी 2 बार आ जाएगी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया 400, 400 को गुणा 122 में करेंगे तो 2 जीरो तो पीछे रहेगा ही, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 18800 कहाँ पर है, आपका विकल्प बी है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला है, ये फार्मूला आप लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नितिन की जो मासिक आय 25% मकान पे और किराए पे 5 मकान के किराए पर 25% है, खाद्यान्न पे 5% है, 15% कपड़े पर है, 10% अन्य खर्चा है, और प्रति माह 2700 रुपये बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय निकालना है। अच्छा देखिए, जो खर्चा दिया गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न गलत ना होने पाए इसलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर जब ये इस प्रश्न को करेंगे विद्यार्थी, तो लगभग 50% बच्चे इस प्रश्न को सही करने के बाद भी आंसर गलत करेंगे। क्यों करेंगे अभी आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो खर्चा दिया गया है वो मासिक में दिया गया है। तो जो आय आप मान लीजिए, जो रुपया वो कमाता है, आय को 100% मान लीजिए, लेकिन ये कौन सी आय मानिए, मासिक, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं मासिक। मासिक आय को हम लोग 100% मान लेते हैं, क्योंकि जो भी रुपया आप महीने में कमाएंगे तो उसको 100% मान लेते हैं। अब यहाँ पर खर्च जोड़ लेते हैं भैया, खर्च उसने कितना किया है, खर्च पहले किया 25%, ठीक है, फिर कितना किया, फिर किया उसने 5%, फिर कितना किया भैया, फिर किया 15%, फिर कितना किया है, फिर क्या उसने 10%, ये पूरा खर्चा प्रतिशत में है। तो 25 10 30 हो गया, फिर 40 और 40 50 और 55% उसने रुपया खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, यानी बचत कितना, कमाया है 100%, खर्चा किया 55%, तो बचत कितना किया है 45%, ठीक है। तो बचत उसने 45% किया है, लेकिन रुपए में बचत कितना दिया है, 27,700 रुपया दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब प्रतिशत में बचत आपकी 45% आ रही है और रुपए में बचत आपकी 2700 रुपया आ रहा है। तो फिर अपना वही बाहुबली मेथड लगाते हैं कि जो रुपया दिया गया है उसको आप ऊपर लिख लीजिए, इसका जो प्रतिशत है ये नीचे लिख लीजिए। ये आपकी 2700 रुपया बचत है, बचत का प्रतिशत है कितना, 45%। आपको निकालना क्या है, आय निकालना है। तो
आय कितनी है 100%, और 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100% है ये, परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, तो 9 से काटते हैं, 9 पचे 45 हो गया, और 9 त्रिक हो जाएगा 27, और 5 छक्के 30, ये 5 से कटेगा तो 5 छक्के 30, और 1 2 और ये 3 0, इतना रुपया आ जाएगा। लेकिन गलती मत करिएगा, जल्दबाजी में विकल्प ए को सही मत करिएगा, क्योंकि आपने ये जो आय मानी थी ये मासिक आय मानी थी, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वार्षिक आय। वार्षिक आय पूछ रहा है, ये महीने की इनकम है, तो 6,000 रुपया तो भैया उसके महीने की इनकम है, और पूरे साल की इनकम निकालने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 छक हो जाएगा 72,000 रुपया आंसर होगा। कहाँ पर है, विकल्प बी आंसर रहेगा। जल्दबाजी में पहला विकल्प आप मत लगाइएगा, नहीं तो हो जाएगा सही करने के बाद भी प्रश्न आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। 72,000 यहाँ पर आंसर होगा। 6,000 जो निकाला है हमने वो हमारा मासिक आय है, यानी कि 1 महीने की इनकम है। 12 महीने की इनकम निकालने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये 10 प्रश्न आपके सुपर टेट और यूपी टेट दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कुछ ना कुछ वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए। अपने दोस्तों में, मित्रों में जो भी साथ पढ़ने वाले हैं उनमें इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर भैया हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे आगे बढ़ाइए, और आप लोगों के लिए हम लोग इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे।